हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश उड़िया एंड आप सबका फिर से वेलकम है हमारी इस लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम आपको सोम को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल के साथ साथ कोच माय ड्रीम 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहां पे बिना टाइम बर्बाद किए। तो मैंने आपको स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। यहां पर एक पॉइंट और आपको मेरे को बताना है, जरा उसको समझ लीजिए, फिर हम अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को शुरू करेंगे। ठीक है। देखिए, हमने स्ट्रेस के केस में ये तो जान लिया था कि कंप्रेशन को हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, टेंशन को हम यहां पे पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ये सब बातें आप जान ली थी। लेकिन स्ट्रेन के केस में कब हम पॉजिटिव स्ट्रेन और कब हम नेगेटिव स्ट्रेन लेंगे, इसको भी जरा जान लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक मेरी ये बॉडी है। यहां पर अभी जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। आपने यहां पर इस तरीके से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद आपकी बॉडी कुछ इस तरह की हो गई। आपकी बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो गई है। यहां पर जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है, तो ये जो थीटा एंगल है दिस इज लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से कम है। तो अगर मेरे फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे हैं जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ रही है, उस डिफॉर्मेशन की वजह से अगर एंगल का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कैटेगरी का स्ट्रेन। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेन बोलेंगे। अगर यहां पे एंगल इंक्रीज हो रहा है, किसी तरीके से यहां पे एंगल इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से हो जाए, बॉडी कुछ ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं ऐसी कुछ हो जाए, तो यहां पे जो ये एंगल है वो आपका 90 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम तब क्या लेंगे, नेगेटिव स्ट्रेन कैटेगरी में लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, बस इतना बताना था। अब शुरू करते हैं अपना स्ट्रेस स्ट्रेन का। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, ये आपके प्रॉपर्टी जो मटेरियल की है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सर इसका मतलब क्या होता है हमें नहीं पता। कोई नहीं, हम हैं यहां पे, आपको समझाते हैं। जरा देखिए इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मेरे पास एक बार है जो इस तरीके से लगा हुआ है छत के साथ। ठीक है, ये एक बार है जो ऊपर क्या है, लगा हुआ है, टंगा हुआ है। मैंने क्या किया, यहां पर इसके ऊपर लोड लगाया। लोड लगाया है, मैं इस लोड को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डिफॉर्मेशन आएगी कि नहीं आएगी, हाँ आएगी। ठीक है ना। मैंने इसमें लोड लगाया, लोड इंक्रीज करते जा रहा हूं, तो मेरी डिफॉर्मेशन भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया, आपकी यहां पे जो इंक्रीज आया वो मान लीजिए 1 mm का आया। फिर मैंने यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिसकी वजह से जो आपका यहां पे डिफॉर्मेशन आया वो मान लीजिए आपका 2 mm का आया। मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है। फिर इस तरीके से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहां पे आपका 5 mm का क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया। तो मैं यहां पे लोड इंक्रीज करते जा रहा हूं, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशंस आती जा रही हैं। क्लियर है। तो मैं क्या इन दोनों, देखिए मेरे पास यहां पे क्या है, लोड भी है, डिफॉर्मेशन भी है। मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं, लोड और डिफॉर्मेशन। क्या मैं इन दोनों की मदद से, क्या मैं इस डाटा की मदद से ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, कर सकता हूं। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इस तरीके से एक ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं। चलिए, ये मैंने क्या किया है, यहां पर ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ग्राफ जैसे मर्जी है, मुझे मतलब नहीं है, ये तो खाली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो यहां पर ये क्या आ गया है, लोड डिफॉर्मेशन का ग्राफ आ गया है। अब सुनिए इस बात को। अभी जो यहां पे मेरे पास बार था, इसका एरिया जो था वो ए था। अगर मैं यहां पे जो बार ले रहा हूं, यहां पर जो मैं बार, एक मिनट इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। यहां पर अब जो मैं बार ले रहा हूं वो मैं 2A एरिया का ले रहा हूं। पहले ए एरिया था, अब मैं 2A का ले रहा हूं।
अरे शेप क्यों नहीं ली इसने, कोई नहीं, इसको मैं आराम से दूसरा शेप देता हूं। चलो मैं ऊपर से बना दूंगा, ठीक है, इसको नीचे थोड़ा, इसको थोड़ा नीचे का, आजा भाई नीचे। ओके, आ गया है ये नीचे, चलो ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, बार लग गया है। अब मैंने क्या कहा कि इसका जो एरिया है वो 2a है। मैं इस पे क्या कर रहा हूं, लोड कर लगा रहा हूं, मैं इस पे लोड लगा रहा हूं, धीरे धीरे लोड इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये भी क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। अब जरा मुझे एक बात बताइए, तो ये मान लीजिए 5 mm की डिफॉर्मेशन है और ये भी 5 mm की डिफॉर्मेशन है। क्या 5 mm की डिफॉर्मेशन लाने के लिए दोनों बार में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, दोनों बार में फोर्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर इस बार में जो फोर्स है वो F है, यहां पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो F डैश लगाना पड़ेगा टू गेट द सेम डिफॉर्मेशन। सर ये बात समझ नहीं आई, कोई नहीं, हम बचपन की एक कहानी याद करते हैं। आपने याद किया, आपको याद होगी एक कहानी कि एक पिताजी थे, इनके 5 बच्चे थे, ठीक है, 3 4 और ये 5, ये आपस में झगड़ा करते रहते थे। तो पिताजी ने क्या किया, यहां पे 5 डंडे लिए, 5 डंडे इनको दे दिए कि ये लो, एक एक डंडा आप यहां पे लो और इसको तोड़ दो। और ये क्या करते हैं, पांचों के पांचों इस डंडे को तोड़ देते हैं। अब पिताजी क्या करते हैं, यहां पे हर भाई को 5 डंडे देते हैं, उनको जोड़ के दे देते हैं, कहते हैं अब तोड़ के दिखाओ। क्या वो तोड़ पाते थे, नहीं, कहानी याद है। उसी तरीके से फिर दूसरे को कहा कि 5 डंडे इकट्ठे लेके तोड़ो, नहीं तोड़ पाएगा, तीसरा वाला नहीं तोड़ पाएगा, चौथा वाला नहीं तोड़ पाएगा, 5वां वाला नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, याद है बात, ऑब्वियस ही बात है, याद होगी आपको। चलिए, तो उसी तरीके से यहां पर आपका एरिया इंक्रीज हो गया है, एरिया इंक्रीज हो गया है, तो सेम डिफॉर्मेशन के लिए आपको यहां पे ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा। क्लियर है, तो अब जो लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनेगी वो डिफरेंट बनेगी। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई है कि लोड डिफॉर्मेशन कर्व जो है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, वो इस बार के लेंथ पे भी डिपेंड करेगी, वो बार के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर है, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो लोड डिफॉर्मेशन कर्व किस किस पे डिपेंड कर रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है मेरे बार के लेंथ पर, ये डिपेंड कर रहा है यहां पर आपके मटेरियल पे, मटेरियल कौन सा लगा रहे हो। आई होप ये सब बात समझ आ गई होगी। लेकिन जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। आप चाहे ए एरिया का यहां पे बार लो या 2a एरिया का बार लो, वो यहां पर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, इसको भी समझाने के लिए एक मैथमेटिक्स से समझा देता हूं, ठीक है, थोड़ा प्रेशर का कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है, प्रेशर को थोड़ा उससे समझ जाएंगे आप। चलिए, ये मेरे पास एक बार है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, मान लीजिए इसका एरिया जो है, मान लीजिए इसका एरिया जो है वो आपका 10 mm स्क्वायर है। आपने यहां पे लोड लगाया, आपने यहां पे लोड लगाया, तो आपका लोड लगा मान लीजिए 10 न्यूटन का, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे आपकी डिफॉर्मेशन आ गई 1 mm। तो यहां पे प्रेशर कितना आया, प्रेशर आया 10/10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया, मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया, तो ये प्रेशर यहां पे आया था 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पे मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया और कर दिया 20 mm स्क्वायर का। टू गेट द प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेरे को यहां पे लोड भी तो 20 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। समझ आ की बात, क्लियर है। हां, यहां पे आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो आपका फोर्स भी जो लोड है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे जो स्ट्रेसेस होंगे वो आपके सेम आएंगे। क्लियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपकी क्या होगी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होगी, वो आपके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये क्या है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की।
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं सही कर लो प्लीज। नेक्स्ट यहां पे देखिए, यहां पर आपका एक पॉइंट नोट करने वाला यह है कि हमेशा जो आपने कर्व देखी होगी उसमें स्ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है और स्ट्रेस जो होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। ऐसा क्यों? क्या हम उल्टा कर सकते हैं? क्या मैं स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे लिख सकता हूं और स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे लिख सकता हूं? नहीं, द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? जरा इस बात को समझ लीजिए। देखिए, हम जो भी ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दूं क्योंकि इसका काम हो गया है, यहां पे मेरा ग्राफ आ जाएगा। और कमेंट्स ये करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं वो हम हमें बता दीजिए, हम वो इंप्रूवमेंट लाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, आगे। अरे 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 अरे, ऊपर कहां चले गया? हाँ हाँ, अब आ गया। चलिए, जब भी मैं यहां पर बात करता हूं मेरे कर्व्स की, मैथमेटिक्स ने ये आपका फिक्स कर रखा है कि एक्स एक्सेस पे आपका आएगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सेस पे आपका आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स एक्सिस पे आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। सर इसका मतलब यह है कि स्ट्रेन जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और स्ट्रेस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब इसका मतलब क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस डिपेंडेंट है? कोई तो लॉजिक होगा ना। आप कैसे कह सकते हैं? हमने तो फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस आए, फोर्स की वजह से यहां पे स्ट्रेन भी आया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है? कोई नहीं, उस बात को भी समझ लीजिए। या थोड़ा सा इसको मिटाने, ये बहुत ज्यादा होच-पोच सा हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा, या थोड़ा इरेजर, जल्दी जल्दी मिटा देते हैं इसको। मिट जा भाई। चलिए, ये हमारा क्लीन हो गया। अब सुनिए, तो हम कहां थे? हाँ, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पे। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये बार है, ठीक है? जब तक इसके ऊपर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, जब तक ये फोर्स नहीं आ रहा है, तब तक क्या इसकी शेप चेंज होगी? क्या इसकी लेंथ में इंक्रीज होगा? इस तरीके से क्या लेंथ में इंक्रीज होगा? नहीं होगा। इतनी बात तो आप मानते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में ही रहना पसंद करती है अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको डिस्टर्ब करे। तो बॉडी की जो शेप है वो तब तक डिफॉर्म नहीं होगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ आ गई है। अब जरा समझिए इस बात को। आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप स्ट्रेस और प्रेशर को यहां पे सेम लेके चल रहे हैं। नहीं भैया, अलग अलग हैं। फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर यहां पे लग रहा है, ठीक है? जब तक बॉडी की शेप में चेंज नहीं आएगा तब तक स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे इसके अंदर। स्ट्रेसेस क्या है? स्ट्रेसेस क्या है? ये प्रेशर नहीं है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। हमारी मटेरियल के अंदर की रेसिस्टेंस है जो इसकी शेप को वापस उसी शेप में ला, जो इसकी जो बॉडी की शेप को वापस इनिशियल शेप में लाने की कोशिश करती है। अरे भैया, बॉडी डिफॉर्म होगी तभी तो वापस इनिशियल शेप में आएगी। क्लियर है बात? तो पहले आप क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की वजह से आ रहा है स्ट्रेन, स्ट्रेन की वजह से यहां पे क्या आ रहा है? स्ट्रेसेस आ रहे हैं। आई होप बात क्लियर होगी होगी आपको। ठीक है, तो स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस आर नॉट द कॉज ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? इंडिपेंडेंट है। स्ट्रेन क्या है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है और वेरिएबल है, और स्ट्रेसेस क्या है? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। दोबारा समझ लीजिए, मेरे पास एक रबर बैंड है, जब तक मैं यहां पे उसको खींचूंगा नहीं उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जब तक शेप चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेसेस कहां से आ गए? क्लियर है?
पहले शेप चेंज करी ना मैंने फोर्स लगा के, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया ये वापस अपनी शेप में, क्यों? स्ट्रेस जनरेट हुए थे, स्ट्रेस जनरेट हुए, उसने वापस की शेप में लाने की कोशिश करी। चलिए ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, एक बोल रहे हैं गेज लेंथ या फिर गेज डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम गेज लेंथ कितनी लेते हैं, ये लेते हैं 5.65 अंडर रूट ऑफ ए नोड या फिर इनिशियल एरिया, इतनी हम गेज लेंथ लेते हैं। सर गेज लेंथ क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बार है जिसकी लेंथ ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 पॉइंट को मार्क कर लूंगा, इसके ऊपर 2 पॉइंट को मार्क कर लूंगा, जिसके बीच की मैं डिस्टेंस को देखूंगा कि वो यहां पे लोड लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट के बीच में यहां पे मैं देखूंगा कि ये 2 पॉइंट के बीच में गैप कितना बढ़ गया, मैं इसको खींच रहा हूं, मैं पूरी लेंथ को नहीं देख रहा हूं, मैं 2 पॉइंट को देख रहा हूं, ठीक है। जो मेरे 2 पॉइंट हैं इनके बीच में डिस्टेंस, उसको मैं क्या कह रहा हूं, गेज लेंथ बोल रहा हूं। और हम यहां पे कितनी लेते हैं, 5.65 अंडर रूट ए। इसको लिख लीजिए, ये इस बुक में नहीं है, इस पॉइंट को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। मैं खाली बुक से नहीं पढ़ा रहा हूं, बुक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका सीक्वेंस के लिए रखी है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, मेरे को डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, क्लियर है, तो मैं यहां इसी को जूम कर दूंगा, इसी से पढ़ा दूंगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन मैं जो डाटा दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं जो आपको डाटा दे रहा हूं वो आपको पूरा दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल डक्टिलिटी फैक्टर, वो इस बुक में नहीं है, आप सर्च कर लीजिए कि नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। चलिए यहां पर अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। फर्स्ट आने वाला है आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, देन अपर यील्ड पॉइंट, देन लोअर यील्ड पॉइंट, यहां पे आपका ये फ्रैक्चर पॉइंट, ये आपका है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, एफ पॉइंट जो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या होते हैं, ये कर्व ऐसा ही क्यों आता है, कोई और कर्व क्यों नहीं आता है, जरा उस बात को समझ लीजिए। यहां पर ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है इसको हम बोलते हैं हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इसलिए बोलते हैं, टिल ए पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। आप ऐसे नहीं समझेंगे, आप थोड़ा इसको ढंग समझिए। ओ से लेके ए तक जो है ये आपकी ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। ओ से लेके ए तक क्या आता है, एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आती है। ऐसा क्यों, जरा इस बात को समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं एक कोई कर्व है x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो यहां पे जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, तो सॉरी जब y की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, सॉरी y इक्वल जब मैं x, तो आपको इंडिपेंडेंट, सॉरी y इक्वल टू 2x रख रहा हूं, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूं तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब मैं x की वैल्यू जो है वो आपकी यहां पर कितना रख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 3 रख रहा हूं, तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हर बार जो y की वैल्यू आ रही है वो x से 2 टाइम्स आ रही है। तो जब मैं आपको इसका कर्व प्लॉट करके दूंगा, इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बिकॉज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, यहां एक कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 2 है इस समय। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। इसी वजह से बिकॉज टिल ए पॉइंट जो है वो आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। यहां पे हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां पर ए पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है, देयरफॉर यहां पे ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल जाती है, ठीक है। ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। नेक्स्ट आता है बी पॉइंट, बी है इलास्टिक लिमिट। दिस इज नॉट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये है इलास्टिक लिमिट। सर इलास्टिक लिमिट क्या होता है, सुन लीजिए। मेरे पास यहां पर एक बार है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से ये डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म ये आपका इतना हो गया। अगर मैं बी पॉइंट तक का स्ट्रेन दे रहा हूं, इसमें अगर मैं इतना स्ट्रेन दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वैल्यू है, अगर मैं एक्स अमाउंट का स्ट्रेन दे रहा हूं, इतना ही दे रहा हूं या इससे कम दे रहा हूं,
एक्स दे रहा हूं या फिर इससे कम दे रहा हूं, और इतना स्ट्रेन देने के बाद मैं फोर्सेस को हटा दे रहा हूं, तो ये बॉडी वापस अपनी शेप रीगेन कर लेगी। इसमें जो यहां पे स्ट्रेन आएगा फोर्सेस हटाने के बाद वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अभी याद आई पढ़ाते पढ़ाते। इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेन इक्वल टू जीरो बोला ना, इस बात को समझिए। मैं इस इधर से, एक मिनट, इसको अब इधर से करता हूं। चलो देखते हैं, इधर से बना के हाँ अब सही बना, अब समझ आया बनाते कैसे हैं इसको। इधर से ऊपर लेके जाना, ठीक है। समझिए इस बात को, ये मेरे पास एक कर्व है, कोई भी एक कर्व बना दी। मैं ये कह रहा हूं ये बी पॉइंट जो है मेरा, ये जो है ये आपका इलास्टिक पॉइंट है। इसके बाद भी मेरा कर्व है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो थोड़ा सा मैं ढंग से बना देता हूं, तभी ढंग से समझ आ जाएगा ना आपको। ये जो है मेरा बी पॉइंट जो है, ये मेरा इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। यहां पे कोई मेरा सी पॉइंट है। अब समझिए बहुत ज्यादा ढंग से, बहुत ज्यादा ढंग से, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी लोडिंग कर्व है। मैंने जब लोड इंक्रीज किया, यहां पे स्ट्रेन इंक्रीज हुआ, और बी पॉइंट तक आने के बाद मैंने लोड हटा दिया। जैसे ही लोड हटाऊंगा, ये वापस स्ट्रेन रीगेन क्या करेगा, यहां पे अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगा, और इसकी यहां पे जो अनलोडिंग कर्व होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, सेम। ठीक है, एट द एंड स्ट्रेन आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। स्ट्रेन कर्व इन द केस ऑफ अनलोडिंग। अभी तो लोडिंग कर रहे थे, जब अनलोडिंग करेंगे, जैसे ही जो कर्व लोडिंग में बन रहा है वैसे ही क्या होगा, आपका अनलोडिंग में आएगा। क्लियर है। लेकिन लेकिन अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं सी पॉइंट की, अरे यार चलो छोड़ो, हाँ इससे बैक हो जाएगा ना, हाँ बैक आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मिटाना है, इसको मिटाना है, इसको, इसको और इसको, आराम से मिट जा, ठीक है मिट गया। तो अब जब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट सी की, तो भैया ये तो हुई मेरी लोडिंग कर्व। लोडिंग करते समय जो मेरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनी वो कुछ ये बनी। लेकिन अब जो आपकी अनलोडिंग कर्व होगी बेटा, वो ये कर्व नहीं होगी, ये सेम कर्व नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं, अगर यही कर्व वापस वहां तक पहुंची तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। नहीं, बी पॉइंट तो है, ये मेरा इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद अगर स्ट्रेन दोगे तो परमानेंट स्ट्रेन आएगा, और यहां पर आपका क्या होगा, इस तरीके से एक अनलोडिंग कर्व आएगी। ठीक है, ये ऐसे ही क्यों आएगी मैं सब समझा दूंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। और ये आपका यहां पर क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाए। दिस इज द अमाउंट ऑफ परमानेंट स्ट्रेन दैट इज लेफ्ट। जब मेरे स्ट्रेसेस जीरो हैं, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, मेरे स्ट्रेसेस जीरो हैं लेकिन स्ट्रेन है, तो ये क्या हुआ, दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन, समझ आ गई बात? आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट भी आपको बता दिया है, हमने बी पॉइंट भी आपको बता दिया है। इतना पॉइंट तो आपको समझ आ गया है। अब समझिए, जितने भी मेरे डक्टाइल मटेरियल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं मटेरियल को डक्टाइल तब बोलूंगा जब उसकी पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज मोर देन 5%। याद है, ये पॉइंट मैंने बोला था। तो यहां पे मेरे जितने भी मटेरियल्स, जितने भी मेरे मेटल्स हैं, उनमें जो जितने भी डक्टाइल मेटल्स हैं, उनमें क्या है, यहां पे आपकी ईल्डिंग होती है। ईल्डिंग का मतलब क्या है कि यहां पर मैंने मेरे पास एक बार था, और अगर आपको कुछ नया मिलता है ना कि सर ये चीज हमने पहली बार आज पढ़ी है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपका लेवल क्या है और किस लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लोड लगाया पहले आपका 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से आपकी डिफॉर्मेशन हुई। फिर मैं ये देखता हूं कि जब मैं 5 का यहां पे लोड लगा रहा हूं, तो यहां पर डिफॉर्मेशन जो है वो यहां पे ईल्डिंग शुरू हो जाती है, डिफॉर्मेशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है बात?
तो मैं ओवरलोड इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरलोड इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, समझिए इस बात को। ठीक है, अभी तो मैंने लोड के टर्म में समझाया है, समझाना तो स्ट्रेस के टर्म में चाहिए था, लेकिन आप बच्चे लोड के टर्म से समझते हैं, इसलिए लोड के टर्म से समझाया। अब समझिए इस बात को। तो यहां पर क्या हुआ, सी मेरा क्या हुआ, सी मेरा है अपर यील्ड पॉइंट। जब यहां पे स्ट्रेसेस इंक्रीज हुए, एक स्ट्रेस पॉइंट ऐसा आता है कि यहां पर यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट पे यील्डिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सर हम लोअर यील्ड पॉइंट के बारे में क्यों आते हैं, क्योंकि बेटा अपर यील्ड पॉइंट स्टेबल नहीं है, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ लोडिंग के साथ, ये ट्रांजिएंट है, ये रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, आई होप ये बात समझ आ रही होगी। तो ये स्टेबल नहीं रहता है, और सी और डी पॉइंट में ज्यादा गैप भी नहीं होता है। तो यहां पर आपका क्या है, यहां पे आपका आता है डी पॉइंट। सी है टू स्टार्ट द लोडिंग, स्टार्ट द यील्डिंग, डी पॉइंट है द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द यील्डिंग। आई होप बात समझ। तो डी से लेके ई तक यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे यील्डिंग हो रही है। आपके स्ट्रेन में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस में इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने बोला स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेसेस, स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डी से लेकर ई तक आपका यहां पर स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेसेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यील्डिंग। नेक्स्ट, एक चीज और याद, आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब मैं नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बात करता हूं, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या करता है, आपका साइज चेंज करता है। ठीक है, साइज में चेंज लाता है, याद है, आई होप याद होगा। ये वॉल्यूम में चेंज लाता है, ये वॉल्यूम में चेंज लाता है। लेकिन शेयर स्ट्रेस जो है, जो शेयर स्ट्रेस है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ज्योमेट्री चेंज करता है। इस जब शेयर स्ट्रेसेस लगते हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। आई होप ये बात याद होगी, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री चेंज करता है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस आपका वॉल्यूम में चेंज करता है। तो ओ से लेके बी तक यहां पे क्या हो रहा है, आपके नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है। जब डी पॉइंट पे जब आ जाता है मेरा यहां पे स्ट्रेसेस, उसके बाद किसी एक ऑब्लिक प्लेन में मेरे मटेरियल भी बोलूं या मॉलिक्यूल्स का बोलूं, वहां पे स्लिपेज हो जाता है। स्लिपेज हो रहा है, समझिए इस बात को, स्लिपेज हो रहा है। स्लिपेज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, स्लिप आपका क्या होगा, एक प्लेन के दूसरे प्लेन के पैरेलल ही होगा। ठीक है, तो वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस आएंगे नहीं, इसलिए क्या होता है, आपका यहां पे डी से लेके ई तक आपका वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। डी से लेके ई तक क्या होता है, आपका वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम सेम रहती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब मैं ई पॉइंट पे पहुंचता हूं, जब मैं ई पॉइंट पे पहुंचता हूं, तो यहां पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है, जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। अब वो चेंज हो गया, अब वो चेंज हो गया तो अब क्या हुआ, अब जब आपने और स्ट्रेन दिया, तो यहां पर स्ट्रेसेस में इंक्रीज आया, स्ट्रेसेस में इंक्रीज आया, स्ट्रेसेस में इंक्रीज आया, तो यहां पे क्या आ गया, आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट आ गया। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो सर ये यहां से नीचे क्यों आया, यहां से नीचे इसलिए आया बेटा, क्योंकि यहां पे अब नेकिंग स्टार्ट हो गई है। नेकिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या है, कि यहां पर मेरा मटेरियल जो है वो कुछ इस तरीके का हो गया, एक नेक बन गई है। पहले मटेरियल मेरा ये था, आपने यहां पे इंक्रीज किया, तो यहां पे क्या हुआ, लेंथ तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो जा रहा है। ये चीज कम होती है, नेकिंग नेकिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस में डिक्रीज आता है, एंड एट जी पॉइंट यहां पे अल्टीमेट फ्रैक्चर हो जाता है। तो जी क्या है, मेरा फ्रैक्चर पॉइंट है। आई होप ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए, यहां पर ये जो स्ट्रेन वैल्यू है ना, इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूं। यहां पर जो ये स्ट्रेन वैल्यूज हैं, इनको याद रखना कि यील्डिंग कब कौन से स्ट्रेन पे स्टार्ट होती है, बता रहा हूं बस। ठीक है, इस चीज को याद रखना,
हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। वैसे छोटे मोटे एग्जाम में पूछते तो नहीं है, लेकिन पूछ ले तो यार कुछ पता नहीं है, मैं तो आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। एक 5.65 अंडर रूट ए वो आपको याद रखना है। चलिए, तो ये सब पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। बैटरी सेवर इज ऑन, यार चार्जिंग तो लगा हुआ है। हाँ, अरे भाई साहब, पॉइंट थोड़ा सा बाहर रह गया। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आता है आपका, यहां पर जो फेलियर होता है उसको बोलते हैं हम कप कॉन फेलियर। सर ये कप कॉन फेलियर क्या होता है, जरा इस बात को समझ लीजिए। इसको मैं ढंग से समझाऊंगा जब मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में समझाऊंगा कि कप कॉन फेलियर ही क्यों मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये डक्टाइल मटेरियल में मुझे कप कॉन फेलियर मिलता है, ब्रिटल मटेरियल में कप कॉन फेलियर क्यों नहीं मिलता है मुझे, ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस क्या होते हैं, मिनिमम क्या हो रहे हैं, अभी कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल ही क्यों बन रहा है, मैं वापस आऊंगा इस बात पे जब आपको मैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में बताऊं। आई होप ये बात आपको समझ होगी। चलिए सुन लीजिए इस बात को। जो मेरे डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, जो मेरे डक्टाइल मटेरियल होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन, देन इन टेंशन, एंड वीकेस्ट इन शेयर, एंड वीकेस्ट इन शेयर। और जो मेरे ब्रिटल मटेरियल होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन, देन इन शेयर, एंड लीस्ट इन टेंशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंक्रीट के बारे में बात करूं, एक ब्रिटल मटेरियल है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 8 to 10% होती है। कई बुक्स में 8 to 14% लिखा है, लेकिन जनरली हम 10% लेके चल लेते हैं। 8 to 10% होती है। ठीक है, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। तो डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होगा वो कहां होगा, जहां पे मैक्सिमम शेयर आ रहा होगा। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहे होंगे। और ब्रिटल का कहां होगा, जहां पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहे होंगे। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहां पर आपका कप एंड कॉन फेलियर क्यों बनता है, क्योंकि इस प्लेन पर, एक सर्टेन प्लेन पर आपके मैक्सिमम स्ट्रेसेस वहां पे मैक्सिमम हो जाते हैं, वहां पे वो फेलियर हो जाता है। अभी इस पर दिमाग मत लगाइए, मैं पूरा समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये बुक आपके पास है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है हिंदी में, अब एक एक पॉइंट तो मैं पढ़ूंगा नहीं। अपर यील्ड पॉइंट करस्पॉन्ड टू लोअर जस्ट रीच बिफोर यील्ड स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए, और रिक्वायर्ड टू मेंटेन द यील्ड, उसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये सब मैंने एक एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, समझा दिया है। चलिए, यहाँ पे डी में आपका स्पेसिमेन का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं, वो समझा दिया है। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होता है, एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर और था, इसको मैं समझा देता हूं, डक्टिलिटी फैक्टर। डक्टिलिटी फैक्टर को बता देता हूं मैं। डक्टिलिटी कभी बार एग्जाम में, वैसे तो मैंने कहीं देखा नहीं इसके बारे में, डक्टिलिटी फैक्टर के बारे में क्वेश्चन। डक्टिलिटी फैक्टर क्या होता है अगर पूछ लिया जाए, डक्टिलिटी फैक्टर, दिस इज स्ट्रेन एट फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एट यील्डिंग। तो स्ट्रेन एट फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एट यील्डिंग, ये आपका क्या होगा, आपका यहां पे डक्टिलिटी फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेन स्ट्रेन मैं लिख दे रहा हूं, स्ट्रेन एट फ्रैक्चर is 200 times of strain at yielding, then what is the ductility factor? तो ductility factor क्या होगा, 200 into epsilon y divided by epsilon y, epsilon y से epsilon y कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 200 निकल कर आ जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया। हाँ ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। इसमें और भी बतेरी चीजें हैं, समझाऊंगा ये। फिर अपलोडिंग करने में दिक्कत आने लग पड़ती है। हो गया, काफी हो गया है ये। अपलोडिंग करने में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पहाड़ों में है। अगर आपको सच में जिंदगी जीनी है ना यार, आप उत्तराखंड आओ, उत्तराखंड के पहाड़ों में आओ, और बरसात के टाइम प्लीज मत आना। ठीक है, जो उत्तराखंड से बाहर के हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ, बरसात समय क्या होता है, मैक्सिमम पहाड़ों पे स्लिपेज आ जाती है।
तो जो बाहर यहाँ के जो होते हैं उनको तो आइडिया रहता है कि कौन-कौन से एरिया पे स्लिपेज वाले एरिया हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता है। किसी पहाड़ी एरिया, खाली उत्तराखंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पहाड़ी एरिया पे जाओ, हिमाचल में जाओ, उत्तराखंड में जाओ, ठीक है? वहाँ पे बरसात के समय मत जाना प्लीज़। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँगा। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कौन-सा पार्ट अच्छा नहीं लगा और कुछ अगर नया सीखा तो उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय, टाटा, सी यू।